हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखेंगे। तो यदि आप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है। देखिए, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश और दुनिया के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि का मतलब क्या है। आमतौर पर यानी कि 1 वर्ष, 1 महीने या 2 महीने, ऐसे एक निश्चित अवधि यानी कि एक निश्चित समय होता है। तो किसी देश और दुनिया के अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि, लेकिन इसमें 1 वर्ष के लिए लिया गया निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन यानी कि पैसे से संबंधित लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, ऋण और विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी देश और दुनिया के अन्य सदस्य देशों के एक निश्चित अवधि यानी कि 1 वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। ठीक है। इसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं, सेवाएं भी शामिल होती हैं, निवेश, ऋण और विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इसकी परिभाषा की ओर। इसकी जो परिभाषा है, ये भुगतान संतुलन वह लेखा है। लेखा का मतलब क्या होता है, वह लिखित रूप होता है। ठीक है। तो भुगतान संतुलन वह लेखा है जिसमें यह दर्ज किया जाता है कि किसी देश ने विदेशों से कितनी आय प्राप्त की है और विदेशों को कितना भुगतान किया है। ठीक है। चलिए अब इसके घटकों के बारे में देख लेंगे कि इसके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है। तो इसके आमतौर पर मुख्यतः 4 घटक होते हैं। तो भुगतान संतुलन के मुख्य घटक, भुगतान संतुलन के मुख्यतः देखिए 4 घटक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट। पहला क्या होता है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये हो गया करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। और जो तीसरा है वो कौन सा होता है, वो होता है गवर्नमेंट पेमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट पेमेंट अकाउंट। और जो तीसरा है वो होता है कौन सा, इरर्स एंड ओमिजन्स। इरर्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इरर्स एंड ओमिजन्स। ठीक है। अब इनके सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है। इसमें रोज़मर्रा के लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है। जैसे वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, यानी कि जैसे मशीन हो गई, कपड़ा हो गया, इसमें वस्तुएं एवं सेवाओं का लेन देन। इसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं और सेवाएं भी शामिल होती हैं। इनमें दोनों का लेन देन शामिल होता है। इसमें आय भी शामिल होती है और हस्तांतरण भी शामिल होता है। ठीक है। इसमें मतलब सभी शामिल होते हैं कि वस्तुएं भी शामिल होती हैं, सेवाएं भी, आय भी और हस्तांतरण भी शामिल होता है। अब देखिए, कोई देश जब चालू खाता अधिशेष होता है, चालू खाता घाटा होता है, तो ये क्या है। देखिए, जब आयात होते हैं, जो आयात का मतलब क्या होता है, यदि कोई देश, ये मान लीजिए अमेरिका देश है और ये इंडिया देश है। ठीक है। अमेरिका से कोई वस्तु हम यहाँ पे मंगवा रहे हैं इंडिया में, तो ये हमारा आयात हो गया। ये क्या हो गया, आयात हो गया। ठीक है। और जब हम इंडिया से कोई चीज़ दूसरे देश में भेज रहे हैं तो ये क्या हो गया, निर्यात हो गया। ठीक है। तो आयात निर्यात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब यदि निर्यात अधिक होता है, जब निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है, ठीक है, ये जिस तरफ को ये मुंह करेगा वही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, तो ये चालू खाता क्या होगा, अधिशेष होगा। क्या होगा, अधिशेष, यानी कि बचत में होगा। ठीक है। और जब इसका उल्टा हो जाए, आयात अधिक हो जाए और निर्यात कम हो जाए, आयात अधिक हो जाए निर्यात कम हो जाए, तो क्या होगा, चालू खाता किस में होगा, घाटे में होगा। ठीक है। यही लिखा गया है कि यदि निर्यात अधिक है और आयात कम है तो चालू खाता अधिशेष यानी कि बचत में होगा,
और जब आयात अधिक होता है, निर्यात कम होता है, तो चालू खाता किस में होगा? घाटे में होगा। ठीक है। अब जो दूसरा नंबर है वो देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? इसमें निवेश और परिसंपत्ति से जुड़े लेन देन शामिल होते हैं। इसमें निवेश और परिसंपत्तियों से जुड़े लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है। जो चालू खाता है, इसमें देखिए विदेशी निवेश, एफडीआई, एफएलएल और ऋण यानी कि लोन और बैंकिंग पूंजी का प्रवाह, ये सभी इसी में शामिल होते हैं पूंजीगत एक खाता में। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं वित्तीय खाता। वित्तीय खाता होता है, या तो फिर आप इसे सरकारी रिजर्व संपत्ति भी कह सकते हैं, या फिर इसमें इसे सरकारी भुगतान लेखा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि ये क्या है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। कई बार पूंजी खाते का हिस्सा भी ही माना जाता है इसको। तो इसमें शामिल होता है विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश, और कौन से शामिल होते हैं इसमें? शेयर, बॉन्ड आदि निवेश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अभी देखेंगे कि ये जो एफडीआई है, एफडीआई एफडीआई आपने देखा था, एफडीआई किस में शामिल होता है? कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पूंजीगत पूंजी खाते में। ठीक है। पूंजी खाते में शामिल होता है। और जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश ही है, तो ये किस में शामिल होता है? पूंजी खाते में। एनआरआई है, एनआरआई, ये किस में शामिल होता है? ये पूंजीगत खाते में शामिल होता है। ठीक है। और ये जो वित्तीय खाता है, ये जो वित्तीय खाता है, इसमें क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है यानी कि सरकारी परिसंपत्तियां, जैसे जैसे स्वर्ण का स्टॉक इसमें शामिल होता है। स्वर्ण का स्टॉक हो गया। परिवर्तनीय विदेशी करेंसी इसमें शामिल होता है। और एस 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 डी आर एस आर डी यानी कि विशेष आवरण अधिकार इसी में शामिल होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि एरर्स एंड ओमिशंस क्या होता है, यानी कि त्रुटि और चूक। ठीक है। इसमें इसमें गणना की गलतियों को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है। इसमें जो भी गणना की गलतियाँ होती हैं, यह मत प्रत्येक देश के भुगतान लेखा में होती है। ठीक है। अशुद्धियाँ और भूल चूक संतुलन संतुलन मद है। ठीक है। ताकि दोहरी प्रविष्टि बही खाता नियमों के अनुसार, यानी कि तीनों लेखों के कुल क्रेडिट और डेबिट आवश्यक एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है। अब देखेंगे कि भुगतान संतुलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भुगतान संतुलन के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो भुगतान संतुलन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तीन तीन प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलन, दूसरा होता है अधिशेष, तीसरा होता है घाटा। तो देखिए, जब प्राप्तियां प्राप्तियां मान लीजिए, या आयात मान लीजिए। ठीक है। प्राप्तियां, इसे प्राप्तियां ही कहेंगे क्योंकि ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। जब प्राप्तियां और भुगतान, जब इसे शॉर्टकट में लिख के दे रहे हैं। ठीक है। शॉर्टकट में लिख के दे रहे हैं इसको। जब प्राप्तियां और भुगतान भुगतान बराबर होता है, तो वो क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है, यानी कि संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है। और जब क्या होता है? प्राप्तियां अधिक होती हैं और भुगतान कम होता है, तो वो किस में होता है? प्राप्तियां अधिक होती हैं तो वो होगा अधिशेष में। ठीक है। अधिशेष यानी कि बचत में होगा। और जब प्राप्तियां कम होती हैं और ये जो प्राप्तियां कम होती हैं और जो भुगतान है वो ज़्यादा होता है, तो वो किस में होगा? यानी कि घाटे में। ठीक है। घाटे में होगा, यानी कि डेफिसिट में होगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भुगतान संतुलन के प्रकार के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। भुगतान संतुलन के जो महत्व है वो क्या है? भुगतान संतुलन का जो महत्व है, यह देश की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। ये भुगतान संतुलन देश की आर्थिक स्थिति समझता है। और जो दूसरा है, विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बताता है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ये इसकी स्थिति बताता है भुगतान संतुलन। और जो सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने में मदद करता है, यानी कि पैसे से जुड़े जो नीतियाँ बनाई जाती हैं,
जो समितियाँ कमेटी बनाई जाती हैं, जो भी नीतियाँ होती हैं, तो उस नीतियों को बनाने में सरकार को ये मदद करती है, भुगतान संतुलन। ठीक है। और जो चौथा है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, ये भुगतान संतुलन ही बताता है। ठीक है। अब देखते हैं कि भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण कौन कौन से होते हैं। तो भुगतान संतुलन जो असंतुलन के कारण होते हैं वो होता है अत्यधिक आयात। यानी कि जब आज ज़्यादा आयात करेंगे और कम निर्यात करेंगे तो भुगतान संतुलन असंतुलन में पहुंच जाता है। ठीक है। और निर्यात की देखिए कमी, तो वही है, जब आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो ये असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। विदेशी निवेश में गिरावट, यानी कि विदेशी निवेश में जब गिरावट लाएंगे तब भी असंतुलन पैदा होता है। ठीक है। तो ये मुख्यतः इसके 3 कारण हैं। और एक ये भी है कि आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है। अब जो इसके ठीक करने के उपाय भी हैं। ये जो भुगतान संतुलन है, जो भुगतान असंतुलन है, असंतुलन को ठीक करने के कुछ उपाय भी हैं। जैसे निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि हम अपने देश से दूसरे देश को निर्यात ज़्यादा करें और आयात को कम करें। ठीक है। ये देखिए दूसरा है आयात को नियंत्रित करना, यानी कि आयात को कम करें और निर्यात बढ़ाएं। इससे असंतुलन असंतुलन है जो वो कम होगा। विदेशी निवेश आकर्षित करना, यानी कि विदेशी निवेशों को आकर्षित करना भी है। मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा का डिवैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन करना। ठीक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से सरल शब्दों में समझ रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए भारत ने विदेश को 100 अरब डॉलर का सामान बेचा। सामान बेचने का मतलब क्या है, निर्यात किया। ठीक है। तो भारत ने विदेशों को, किसी भी देश को, मान लीजिए किसी भी देश को 100 अरब डॉलर का सामान बेचा और 120 अरब डॉलर का सामान खरीदा। ठीक है। यानी कि जो बेच रहा है, ये जो बेच रहा है वो बेच रहा है 100 अरब डॉलर का। ठीक है। और जो खरीद रहा है तो वो कितने का कर रहा है, 120 अरब डॉलर का। तो इसमें घाटा कितने का हुआ, तो 120 में 100 घटा देंगे तो 20 अरब डॉलर का हमें घाटा हो गया। ठीक है। तो यही है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।